आज के इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना का गहराई से विश्लेषण करेंगे जिसने न केवल एक देश को झकझोर कर रख दिया, बल्कि महिला सुरक्षा और हमारी न्याय प्रणाली पर एक ऐसी बहस छेड़ दी जो आज भी जारी है। महिला सुरक्षा की वकालत करने वालों के नजरिए से इस घटना और इसके बाद आए बदलावों को समझना बेहद जरूरी है। कहा जाता है ना कि कुछ घटनाएं सिर्फ इतिहास नहीं बनती, वो इतिहास को बदल देती हैं। और सच में ये विचार आज की हमारी इस चर्चा का बिल्कुल सटीक आधार है। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद देश में बहुत कुछ हमेशा के लिए बदल गया। तो चलिए सबसे पहले उस रात की बात करते हैं जिसने भारत को बदल कर रख दिया। तारीख थी 16 दिसंबर 2012 और जगह थी दक्षिण दिल्ली। एक 23 साल की पैरामेडिकल स्टूडेंट और उसका दोस्त रात को एक फिल्म देखकर घर लौट रहे थे। उन्हें एक प्राइवेट बस दिखी और वे उसमें चढ़ गए। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो बस असल में अवैध रूप से चल रही थी। बस के अंदर पहले से ही 6 लोग मौजूद थे। ये एक बेहद आम सी शाम लग रही थी, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ ही पल एक बेहद भयानक दुस्वप्न में बदलने वाले हैं। उस रात उस चलती बस में जो कुछ भी हुआ, उसकी कल्पना करना भी बेहद पीड़ादायक है। पहले उन दोनों के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई और उसके बाद उस छात्रा के साथ चलती बस में सामूहिक हिंसा हुई। अपराधियों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी और फिर दोनों को सर्दियों वाली ठंड में सड़क पर फेंक कर भाग गए। राहगीरों और पुलिस की मदद से उन्हें एक लोकल अस्पताल ले जाया गया। उस बच्ची की हालत इतनी गंभीर थी कि कई सर्जरी करनी पड़ी। बेहतर इलाज के लिए उसे सिंगापुर भी भेजा गया, लेकिन कड़ी तकलीफों से लड़ने के बाद 29 दिसंबर 2012 को उसने दम तोड़ दिया। उसके इसी अदम्य साहस और संघर्ष को देखते हुए ही मीडिया और पूरे देश ने उसे एक नाम दिया, निर्भया, यानी जो किसी से न डरे। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस मामले की जांच और फॉरेंसिक प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी। देखिए, किसी भी अपराध में इंसाफ तभी मिलता है जब जांच बिल्कुल ठोस हो, और इस केस में दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया बेहद तेजी से आई। इस जांच के कुछ बहुत ही मजबूत स्तंभ थे। पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उस बस के रूट को आइडेंटिफाई किया। निर्भया के दोस्त, जो इस केस में मुख्य गवाह भी थे, उनका बयान तुरंत दर्ज किया गया। बस को बरामद कर लिया गया और सबसे बड़ी भूमिका निभाई मेडिकल और डीएनए साक्ष्यों ने। यही वो मजबूत फोरेंसिक सबूत थे जो इस पूरे केस की रीढ़ की हड्डी साबित हुए और जिनसे बच निकलना अपराधियों के लिए नामुमकिन हो गया। इन्हीं ठोस सबूतों का नतीजा था कि कुछ ही दिनों के अंदर सभी 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें मुख्य आरोपी और बस का ड्राइवर राम सिंह शामिल था। उसके अलावा 4 और वयस्क आरोपी थे, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक नाबालिग यानी जुवेनाइल आरोपी भी शामिल था। इस स्पष्ट वर्गीकरण ने ही आगे चलकर कानूनी प्रक्रिया की दिशा तय की। अब नजर डालते हैं न्याय की इस लंबी समय रेखा यानी टाइमलाइन पर। ये टाइमलाइन हमें कानूनी जवाबदेही की एक बड़ी ही जटिल यात्रा पर ले जाती है। 2013 में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए तेजी से सुनवाई हुई और 4 वयस्क आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई। मुख्य आरोपी राम सिंह की 2013 में ही जेल के अंदर मौत हो गई थी, जिसे आत्महत्या बताया गया। वहीं उस जुवेनाइल आरोपी को कानून के तहत 3 साल के लिए सुधार गृह भेज दिया गया। इसके बाद का सफर थोड़ा लंबा रहा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इन मौत की सजाओं को बरकरार रखा। दोषियों ने कई बार दया याचिकाएं लगाईं, पर उन्हें लगातार खारिज किया गया और आखिरकार 20 मार्च 2020 को 4 दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। लेकिन इस न्याय तक पहुंचने में एक और चीज ने बड़ा रोल निभाया, वो थी विरोध प्रदर्शनों की ताकत। उस दौरान देश भर की सड़कों पर एक अभूतपूर्व गुस्सा और आक्रोश देखने को मिला। युवा सड़कों पर थे और उनकी सिर्फ एक ही मांग थी, जस्टिस फॉर निर्भया। इस भारी जनसैलाब और जनता के दबाव ने दरअसल पूरे सिस्टम को नींद से जगा दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब आम जनता एकजुट होकर जवाबदेही की मांग करती है तो न्याय प्रक्रिया की रफ्तार अपने आप तेज हो जाती है। इन्हीं प्रदर्शनों ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को हाशिए से उठाकर राष्ट्रीय विमर्श के बिल्कुल केंद्र में ला खड़ा किया। और इसी जन आंदोलन का नतीजा था कि आगे चलकर आपराधिक कानूनों में व्यापक सुधार हुए। अगर हम पुराने और नए कानूनी ढांचे को तुलना करके देखें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है।
पहले के कानूनों में यौन अपराधों की परिभाषा बहुत ही सीमित थी, लेकिन उस आक्रोश के बाद 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसने इस परिभाषा का पूरी तरह से विस्तार कर दिया। नए कानून में स्टॉकिंग यानी पीछा करना और एसिड अटैक जैसे अपराधों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया। सजा के प्रावधान पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिए गए और मामलों के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना पर जोर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम लेवल बदलाव था। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, इस पूरी घटना की विरासत और उससे मिली सीख पर। यहाँ कुछ बहुत ही अहम बातें निकल कर आती हैं जो भविष्य के लिए एक सबक है। पहला, जनता का दबाव न्याय प्रणाली की गति को तेज कर सकता है, जैसा हमने देखा। दूसरा, सिर्फ आरोप काफी नहीं है, दोष सिद्ध करने के लिए ठोस फॉरेंसिक सबूत और गवाहों का होना अत्यंत आवश्यक है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, कानून बदलना जरूरी तो है, लेकिन उनका सख्ती से जमीनी स्तर पर पालन होना उससे भी ज्यादा अहम है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की व्यावहारिक सुरक्षा के लिए बसों में अनिवार्य जीपीएस ट्रैकिंग, पैनिक बटन्स की सुविधा और ड्राइवर्स का सख्त बैकग्राउंड चेक होना बेहद जरूरी है। सिर्फ कानून किताबों में ना रहें, उनका असर सड़कों पर दिखना चाहिए। हम वहीं वापस आते हैं जहां से शुरुआत की थी। कुछ घटनाएं सिर्फ इतिहास नहीं बनती, वो इतिहास को बदल देती हैं। निर्भया की वो अदम्य हिम्मत और उसके बाद आई ये बदलाव की विरासत हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि कैसे एक अंधेरी रात ने पूरे देश की चेतना को हमेशा के लिए जगा दिया। और अंत में ये एक सवाल सोचने के लिए मजबूर करता है कि जैसे जैसे कानूनी ढांचे विकसित हो रहे हैं, हम एक समाज के रूप में ये कैसे सुनिश्चित करें कि किताबों में लिखे गए ये सुधार हर रोज की असली सुरक्षा में बदल सकें। ये एक ऐसी निरंतर चलने वाली यात्रा है जिसमें न्यायिक जवाबदेही और समाज की जागरूकता ही हमारा सच्चा मार्गदर्शक बन सकती है। इस महत्वपूर्ण विश्लेषण को सुनने और समझने के लिए धन्यवाद।